Hello students, welcome to online teaching classes and student आज हम जो हिस्ट्री यानी क्लास 8 की हिस्ट्री में प्रीवियस 2 वीडियो पढ़े थे और सेकेंड वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक हम इंड करके आए थे उसी पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें आपने लास्ट में सुना था कि जेम्स मिल ने क्यों थर्ड पीरियड यानी कि मॉडर्न पीरियड को वह ब्रिटिश पीरियड के रूप में यहाँ पर वर्णन किया था, क्योंकि वो सारा का सारा श्रेय जो भी इंडिया में डेवलपमेंट हुआ उसका सारा श्रेय जो है वह ब्रिटिश को देते थे, क्योंकि उनके आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ और उसी में हम यहाँ पर उनके ब्रिटिश लोगों के एंट्री लेने के बाद जो कुछ मेजर डेवलपमेंट हुआ उसी डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि उनके आने के बाद यहाँ पर क्या क्या डेवलप हुआ, क्या क्या चेंज हुआ और उस चेंज के बारे में हम फिलहाल डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रिटिश के आने के साथ सर्वप्रथम इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ब्रिटिश जो इंडिया में आए थे एज ए ट्रेडर के रूप में आए थे। तो ट्रेडर जब भी आते हैं यानी कि उनका मेन मकसद होता है कि हमारा व्यापार अच्छा से चले, हम उस व्यापार से ज़्यादा लाभ लें और उस लाभ को पाने के लिए उसके अनुकूल हम पहले यहाँ का जो है माहौल तैयार करें, उस तरह का यहाँ पर साम्राज्य तैयार करें। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया में उस वक्त उनके व्यापार करने के लिए ऐसा कुछ माहौल नहीं है। तो सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ पर आने के बाद देखा एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर तो बहुत सारी कमियाँ हैं। तो उस कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ तथ्यात्मक वर्णन किया और उसी में ये हम कुछ पॉइंट के माध्यम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट में देखिए, ब्रिटिश जब यहाँ इंडिया में आए तो यहाँ पर कुछ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक विधि व्यवस्था तैयार किया। उसके बाद यहाँ पर कुछ कानून तैयार किए, कानून पास किए और इन कानूनों को पास करने के बाद वो रेवेन्यू कलेक्शन का भी तौर तरीका अपनाने का काम किए और इन तीनों नियम को यहाँ इंडिया में वह इंट्रोड्यूस किए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये तीनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में हम वन बाई वन करके पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि सारे के सारे इंडियन जो थे वह अपने अपने कार्यों में इन्वॉल्व थे। कोई अपना साम्राज्य स्थापित करने में था, कोई रीजनल किंगडम को स्थापित करने में था, कोई किसी को यहाँ पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और उस तरह से तो ये कोई कार्य इनको करना संभव नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक प्रशासनिक विधि व्यवस्था तैयार की यहाँ पर और उसको नए रूपरेखा से तैयार किया। तो ये सिस्टम यहाँ इंडिया में लागू हुआ। दूसरा, कानून पास किया, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो ये कानून के द्वारा होता है, एक नियम के द्वारा होता है, उसी नियम से आगे बढ़ना होता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक लॉ तैयार किया और उसी लॉ के अंतर्गत वो बहुत सारी कमियां को दूर कर सकते थे। और थर्ड में जो है रेवेन्यू कलेक्शन, किसी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य को चलाने के लिए सबसे पहले एक इनकम की जरूरत होती है, क्योंकि उसी के दौरान तो वह कोई आगे काम कर सकते हैं, उससे अपना साम्राज्य चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे हम कार्य करेंगे, लोगों को इतना सारे फैसिलिटी देंगे, सुविधा देंगे, तो कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे। और ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश इतने भी वो दयालु नहीं थे, इतने भी वो बहुत सारे वेलफेयर सिस्टम को अपनाने वाले में से नहीं थे। यहाँ तक भी कहा गया है, आप चैप्टर को पूरी तरह से अध्ययन कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि ब्रिटिश आने जाने दोनों का खर्च इंडियन से ही वो जो है कलेक्ट करने का काम करते थे। तो उस तरह का जिसका अगर नेचर हो, जिसका विचार हो, वह कोई भी कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का भी एक सिस्टम तैयार किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्शन लोगों से कर सके और यहाँ
तीनों सिस्टम को भारत में पहले लागू किया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब वह ब्रिटिश रूल के दौरान, हालांकि ये भी आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो है इंडिया में वो 16वीं सेंचुरी में है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ये सारे लोग इंटरनल ही जो है क्लेश में उलझे हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी कमजोरियाँ हैं, तो उस कमजोरियों को उन्होंने एडवांटेज के रूप में लिया, न कि उसको दूर करने का वो काम किया। तो यहाँ पर अक्सर हम आपको बार बार जो है इसमें डिस्कस करते आ रहे हैं, ये लाइन बाय लाइन बोलते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनल इनका जो क्लेश है, यानी कि आंतरिक जो इनकी कमियां हैं या उनको कह सकते हैं कि बुराइयां हैं, उनको वह एक अवसर के रूप में लेकर और उसको अपने अनुसार डाल दिया और कहा कि जब तक इनको हम अपने रूप में या अपने रंग में नहीं रंगेंगे तब तक इनसे हमें वो लाभ नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने न्यूमरियस सोशल, यहाँ पर देखिए सोशल एंड कल्चरल, ये दोनों वर्ड का मीनिंग जानते होंगे। ये सोशल मीन्स क्या, सामाजिक, और कल्चरल मीन्स क्या, यानी कि सांस्कृतिक। उन्होंने अब अपने कल्चर को यहाँ पर दिखाना शुरू किया कि उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका, अब तो एक और इसमें आते हैं क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक लैंग्वेज है वो उन्हीं का देन है। आप ये शॉर्ट पहन रहे हैं वो भी उन्हीं का देन है। तो ये तो सत्य है कि उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर डेवलप किए हैं, बहुत सारे कुछ दिए हैं, लेकिन उसके एवज में उन्होंने बहुत सारे यहाँ से लूट कर भी लेकर गए हैं। दिए तो जरूर है, लेकिन देने के बाद यहाँ से वो काफ़ी गेन करके गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रिटिशों ने बहुत सारे परिवर्तन किए और यहाँ के सोशल, यानी कि यहाँ के सोसाइटी को ही परिवर्तित करके रख दिया और यहाँ के कल्चर को भी उन्होंने बदल कर रख दिया, क्योंकि अब यहाँ के लोग भी उनके कल्चर को फॉलो करने लगे थे। उनको ये देखकर अब उनको अपनाने का उनके अंदर एक इच्छा जागृत होने लगी थी। तभी तो यहाँ के बोल चाल, रहन सहन, खान पान सब तरह का जो है चेंज कर दिया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश ये नंबर ऑफ मेजर सोशल लेजिस्लेशन वेयर पास्ट प्रिवेंट। अब अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसे भी कार्य किए गए जिनसे कि उनकी ये उपलब्धियां मानी गई, उनको याद किया जाता है, उनको एक अच्छे रूप में भी देखा जाता है। ये जरूर बात है और इसको हम कतई अनएक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि उनके द्वारा कुछ ऐसी कमियां दूर की गई, ऐसे सिस्टम को हटाया गया जो कि हमारे लिए वो काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। हालांकि उसमें कुछ योगदान हमारे यहाँ के सोशल रिफॉर्मर का भी है और वो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे उनके प्रयास से ये सारे के सारे सिस्टम दूर हुआ है। फिर भी इनका श्रेय तो जाता है ब्रिटिश रूलर को, ब्रिटिश गवर्नर को। तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामाजिक जो एबिलिटीज थी उसको दूर करने के लिए प्रथम यहाँ प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और उस समय यह एक बहुत ही, इसको हम कह सकते हैं कि ये एवरेज सिस्टम था। बचपन में यहाँ तक कि बच्चे जन्म लेते थे वहाँ पर भी दो पिता, एक तरफ से लड़का का और एक तरफ से लड़की के पिता, दोनों आपस में अगर फ्रेंड होते थे तो अपनी आपसी सहमति से उन दोनों को उसी क्रम में शादियाँ कर देते थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते थे तो अचानक से लड़के खेलने के क्रम में वह गिर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। तो बचपन में जब खेलने के ही समय में लड़कियों को विधवा का रूप दे दिया जाता था, उनको किसी तरह का कोई फंक्शन में शामिल न होना, किसी तरह का कोई श्रृंगारिक कार्य न करना, इस तरह के नियम उन पर लागू कर दी गई थी। तो ये सिस्टम भी यहाँ के लोगों को काफ़ी बुरा लगा, यहाँ के सोशल रिफॉर्मर लोगों को काफ़ी जो है वह बैड लगता था। तो इसको दूर करने के लिए उनके प्रयास से अंग्रेजों ने इसको यहाँ से समाप्त किया और यहाँ पर ले जाकर उन्होंने एक एज लिमिट किया। तो आगे हम इसके बारे में काफ़ी विस्तारित रूप से डिस्कस करेंगे। अब अगला एक और सिस्टम है सती सिस्टम। अब ये हमारे समाज के उस समय, जिस समय ये सिस्टम चली आ रही थी, कहिए कि एक तरह से उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और उन्होंने इस सिस्टम को हटाने का काम किया था।
क्योंकि इस सिस्टम को उन्होंने एक मर्डर सिस्टम माना कि एक नारी को कुछ समूहों के द्वारा, समूह यानी कि जो लोग जाते थे उसके हस्बैंड को दाह संस्कार करने, उनको जलाने को लेकर जाते थे, तो उसी क्रम में उसके वाइफ को यानी कि उनके औरत को उस चिता के साथ जल कर मरना होता था। तो जब ये समूह के द्वारा ऐसे कार्य किया जाता था तो विलियम बेंटिक ने कहा कि नहीं, ये तो सामूहिक हत्या है, मर्डर है, और इस मर्डर को तो समाप्त ही करना चाहिए। तो उन्होंने इस सिस्टम को भी दूर किया। अब आता है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं महिला भ्रूण हत्या। बहुत सारे आज भी है, ये सिस्टम तो आज भी है, क्योंकि हमारे समाज में आज ही भी लड़कियों का जन्म लेना एक तरह से अभिशाप माना जाता है, श्राप माना जाता है, क्योंकि लड़कियों के प्रति आज भी लोगों का नजरिया कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, फिर भी उस समय थोड़ा ज़्यादा था। और इस तरह से ये सिस्टम को भी उन्होंने दूर करने का काम किया था। हालांकि उसके बाद इसके बारे में पूरी तरह से हम अगले चैप्टर में जो है 1857 रिफॉर्म जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम काफ़ी सारे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो है इन सब के बाद एक नीचे आता है कि उस समय भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी तरह का कोई कमजोरी था या किसी तरह का एक सबसे बड़ा एविल सिस्टम था तो वह सिस्टम था विडो का। विडो मीन्स क्या होता है, यानी यहाँ पर यह है जिसका मतलब था विधवा। अब ये कुछ औरतें जो थी वह सती सिस्टम के अंतर्गत तो वह यहाँ से उनकी समापन हो जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें थी जो इस सिस्टम को अपनाने में डर भी जाती थी या उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाती थी, तो वह विधवा के रूप में रहा करती थी। तो उनके साथ जो सामाजिक नियम कानून जो अपनाई जा रही थी उसको देखते हुए जब ये अंग्रेजों को ये सिस्टम मालूम हुई कि हाँ विधवाओं के साथ कितने सारे कुछ नियम अपनाए जा रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास किया। और इसमें भी कुछ हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं, लेकिन फिलहाल हम तो यहाँ पर अंग्रेजी रूल के द्वारा इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्हीं के दौरान यह विडो के जीवन स्तर के सुधार में जो है प्रयास किया गया और उनको एक अलग तरह से व्यवस्था दी गई, कुछ सुविधाएं दी गई, कुछ फैसिलिटियाँ दी गई, और उसके साथ साथ उनको दूर करने के लिए कि ऐसे समाज में ये सारी बुराइयां ये क्यों आ रही है, तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि समाज का सबसे फर्स्ट अगर कोई बुरी है जिसको एक्सिस कहते हैं वह है वुमेन। तो क्यों ना हम एक वुमेन को ही शिक्षित करें, उनको एजुकेशन दे। अगर उनको एजुकेशन देते हैं तो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं वह दूर हो सकती है। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि हमारे समाज की या हमारे घर की या हमारे जीवन की पहला पाठशाला या पहला शिक्षक अगर कोई है तो वह माँ है। और वह माँ क्या है, एक औरत है। तो अगर वह औरत जिसकी भी माँ जो है वह काफ़ी एजुकेटेड होती है तो उसका परिवार एक नए दिशा की तरफ चल पड़ती है। और जिनके माँ जो है कुछ इलिटरेट होती है, अशिक्षित होती हैं, तो उनके परिवार में वो सारे जो डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है वह संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ उनका जो जीवन स्तर होता है वो थोड़ा उनके अपेक्षा जो डेवलप है उनके अपेक्षा लो माना जाता है। तो अंग्रेज ने भी यानी कि ब्रिटिश ने भी माना कि क्यों ना हम वुमेन्स को अलग से शिक्षा दें। हालांकि इसमें उनकी कुछ डिप्लोमेसी छुपी हुई थी, हम लोग तो यहाँ पर अलग रूप में इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इनमें अच्छाइयाँ ढूंढ कर निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें तो यहाँ एक कारीगर की जरूरत थी। तो वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग कुछ ऐसे शिक्षा ग्रहण कर लें जैसे कि उनको सूत कटवाना था, उनको धागे के निर्माण करवाना था, तो उसके लिए औरतों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिक्षित होंगी तो कोई भी अंग्रेज अगर नियम सुनाते हैं तो उनको वह समझ सकती थी, इसलिए उन्होंने देना शुरू किया। और उस समय ये जो समाज था उनके लिए बहुत ही कम और कह सकते हैं कि एक सस्ता वर्कर के रूप में प्राप्त हो सकता था।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने ये जो मेन वर्ड इसको यानी कि इम्पार्ट, यहाँ पर देखिएगा इम्पार्ट एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन देने का इन्होंने मन बनाया और औरतों को इन्होंने शिक्षित करने का मन बनाया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि इन सब के अलावा जो ब्रिटिश जो थे, अब उन्होंने एक अपना जो है साम्राज्य तैयार किया और उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल सिटीज, अब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर जाकर अब एक अपना साम्राज्य तैयार किया और इसमें ये कॉलोनियल है। अब सिटी इसमें लाइक बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये भी आप जानते हैं स्टूडेंट कि ब्रिटिश जो थे वह इंडिया में जब एंट्री लिए थे तो सर्वप्रथम जो है वो सूरत में आए थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने देखा कि हम कहाँ कहाँ से अपना ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं और कहाँ पर रहकर हम अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं, क्योंकि अब उनका धीरे धीरे यहाँ पर जो स्थिति थी इंडिया में, उस स्थिति को देखकर उनका मन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा था। अब यहाँ पर वह शासन करने के उद्देश्य से वह आगे बढ़ने लगे थे, तो इन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल, अब ये अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित करने लगे थे। इसको हम कहते हैं एक कॉलोनी। सर्वप्रथम वह पूरे इंडिया में तो एक साथ वह स्थापित हो नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक छोटे छोटे जगहों पर अब अपना कुछ सामाजिक लोगों को लेकर, उनके हमारे इंडियन कुछ नहीं, उसमें बाद में इंडियन को कुछ शामिल किए और उनको लेकर वह अलग अलग हिस्सों में अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगे और उसी में कुछ नाम आता है, कुछ जो उस समय के शहरों का नाम था। ये बॉम्बे था, कलकत्ता था और मद्रास था। वर्तमान में यह मुंबई है, ये कोलकाता है और यह जो है वो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। उस समय ये इस नाम से जाने जाते थे और यहाँ पर रहकर अब उन्होंने ये सारे सिस्टम को, सारे नियम को अब वो पास करने लगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये कॉलोनियल जो है, कॉलोनियल जो पीरियड के बारे में जानेंगे और इस यहाँ पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि ये कॉलोनियल पीरियड क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप केयरफुली जो है स्टडी कीजिएगा और उसके बारे में अगर फिलहाल कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ये कांटेक्ट नंबर है जो पर्सनल नंबर है, इससे पूछ सकते हैं। तो आते हैं स्टूडेंट्स, अब जो है हम यहाँ पर जानेंगे क्या, वो है कॉलोनियल पीरियड्स। क्या है? कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अब देखिए तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इस वर्ड का मीनिंग जो है दो रूपों में हो सकते हैं। एक वर्ड जो है उसको हम कहते हैं उपनिवेशी, और दूसरे में जब उनका साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो गया तो उनको कह सकते हैं औपनिवेशी। अब औपनिवेशी क्या है ये भी आपको जानना होगा। तो अब तो इसको जान सकते हैं कि जेम्स मिल ने अपने पूरे मॉडर्न जो पीरियड था उसको ब्रिटिश पीरियड के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब धीरे धीरे कई सारे हिस्ट्रियन भी इसको मानने लगे थे और उन्होंने भी माना, कई सारे हिस्ट्रियंस, मेनी हिस्ट्रियंस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेनी, यानी कि हिस्ट्रियंस जो है यहाँ पर उन्होंने इसको अब मानने लगे थे कि ये कॉलोनियल पीरियड्स जो है वो ब्रिटिश के द्वारा पीरियड है और यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे पीरियड को, यानी कि इसमें जो कॉलोनियल पीरियड है वह एक तरह से ब्रिटिश पीरियड से, अभी कॉलोनियल पीरियड को उन्होंने ब्रिटिश कर दिया। यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये जो है पीरियड, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्यों, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कॉलोनियल पीरियड को ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड्स को कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा जाता है? तो बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज इंडिया
वाज ये विक्टिम ऑफ colonial domination एंड इसमें एक और डाल सकते हैं मैंने डोमिनेशन एंड जो है एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो वर्ड हम डाले हैं। एक डाले हैं विक्टिम। विक्टिम तो आप जानते नहीं होंगे क्या है। तो विक्टिम का मतलब होता है कि हम दोषी, पीड़ित, और पीड़ित क्या था, इसके पीड़ित थे। अब यहाँ पर ये डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। अब ये दो वर्ड है, दो वर्ड जो यहाँ पर हमें जानना है। इसका मतलब होता है वर्चस्व। इसका मतलब क्या होता है, वर्चस्व, प्रधानता, यानी कि उनका यहाँ पर प्रधानता थी। और दूसरा था ये, इसका मतलब होता है शोषण। क्या होता है, शोषण। अब इंडिया जो उस समय ऑलरेडी जो था, वह जितने भी इंडियन, अब इंडिया के बाद अब आ जाता है इंडियन। अब इंडियन लोग जो थे वह इन ब्रिटिशों के द्वारा, अब ब्रिटिशों के द्वारा ये शोषण किए जा रहे थे। इनकी यहाँ पर प्रधानता, वर्चस्वता थी, और इस वर्चस्वता की वजह से यहाँ के लोग जो थे वह अपना रूल रेगुलेशन जो चलाने में या अपना कुछ जो नियम है उनको पारित कराने में असमर्थ पा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, अब इस कारण जो है वह हमारे इंडिया में दिन प्रतिदिन ब्रिटिशों की जो है डोमिनेशन सिस्टम जो थी वो बढ़ती जा रही थी। अब वह दायरा जो है दिन प्रतिदिन अब अलग अलग शहरों में स्थापित होती चली जा रही थी। एक और यहाँ पर कभी आपको मन में आएगा कि कॉलोनियल पीरियड्स का ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉलोनियल पीरियड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी टू, यहाँ पर अब यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं एक और भी, तो यहाँ पर हम इसको दूर कर सकते हैं, चाहे इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर सीधे रूप में हम लिख सकते हैं, आपको जानने में सहूलियत होगी। 1858 टू यहाँ पर 1947, ठीक। अब ये उसको हटा दिए, यही तो याद रखिएगा, क्योंकि 1858 से लेकर इंडिया जब फ्री हो गया तब तक ये पीरियड को कॉलोनियल पीरियड के रूप में हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस पीरियड से हम कुछ जानेंगे कि वो इंडिया में आगे क्या क्या किए। लेकिन आप ये जान चुके हैं, और इस चैप्टर में आप अगर जब स्टडी करेंगे तो ये सारे रूल जो पिछले ऊपर हमने बताया और उसके बाद हमने यहाँ पर भी बताया, इस कारण हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फिर भी अपना अब जो है दमनकारी नीति अपनाते हुए यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। अब उसके बाद हम इसके अगले टॉपिक में जानेंगे सोर्स क्या है, इनका क्या क्या सोर्सेज है, क्योंकि अंग्रेज ने इसी सोर्सेज के माध्यम से भी यहाँ पर अपने आप को स्थापित किया था। उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ कार्य जो किए उसका रिकॉर्डेड रूप में किए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में इसको जानेंगे कि सोर्सेज क्या रहा और उन सोर्सेज के माध्यम से उन्होंने कैसे अपना शासन किया और अपने शासन को आगे बढ़ाया। तो स्टूडेंट्स,
इसके अलावा भी अगर इस